Good afternoon, guys. Today we are going to study our chapter first, Resources and Development of class 10th NCERT Contemporary India. So, what is resource? Let us read. Resource are those things which we get from nature and satisfy our needs are called resource. Resource वो चीज़ होती है, वो संसाधन होते हैं जो हम प्रकृति से मिल पाते हैं। किस लिए? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मिट्टी है, उसकी ईंट बनाई, घर बनाया, अपनी ज़रूरत पूरी की। फसल उगाई, खाना आटा बनाया, अपनी ज़रूरत पूरी की। कॉटन उगाई, कपड़े बनाए, अपनी ज़रूरत पूरी की। हर चीज़ वो जो हमें प्रकृति से मिलती है और हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। आइए टाइप्स देखते हैं रिसोर्स के। तो आइए टाइप देखते हैं। रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। आइए देखते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर। वो रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जिसमें मानव ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्स। मिनरल्स, सोयल, vegetable etc all are natural resource. Man made resources are those resources which are made by human being. और ह्यूमन बीइंग इंसान के द्वारा वो कब बनाए जाते हैं? जब वो एक्सप्लॉयटेशन करता है नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे फर्नीचर, हमने पेड़ से लकड़ी काटी, लकड़ी इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, और फिर उसका क्या बनाया? फर्नीचर। तो वो हो गया मैन मेड रिसोर्स। वो संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, कब? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बाद। टाइप ऑफ रिसोर्सेज उनके ओरिजिन के बेस पे। ये तो जनरल टाइप था, अब हम देखते हैं ओरिजिन के बेस पे। देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे, उत्पाद जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं उस बेस पे दो तरह के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक रिसोर्स। आइए देखते हैं क्या होते हैं ये दोनों। बायोटिक रिसोर्स, दीज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स। ये वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं और जो जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है। जैसे पौधे जीवित होते हैं, इंसान ह्यूमन बीइंग जीवित होते हैं, एनिमल्स जीवित होते हैं। इनको हम बोलते हैं बायोटिक, जिनके अंदर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, याद रखना ये। अबायोटिक ये भी हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, पर ये नॉन लिविंग होते हैं, इनके अंदर जान नहीं होती। जैसे मेटल्स, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब हमें प्रकृति से मिलता है, पर ये इनके अंदर जीवन नहीं होता। अबायोटिक रिसोर्स आर आल्सो नेचुरल। मैंने बताया ना, ये भी नेचर से ही मिलते हैं, बस इनके अंदर जीवन नहीं होता। वो नेचर से मिलते हैं, उनके अंदर जीवन होता है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जीक्यूशन एबिलिटी, ये लाइबिलिटी लिखा हुआ है कि हम किस तरह उनको उपभोग कर सकते हैं, मतलब उनका उत्पादन कर सकते हैं। इस ओरिजिन के बेस पे हमने पढ़ लिया रिसोर्सेज को, अब पढ़ते हैं हम उनके यूज़ के ऊपर। तो दो तरह के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो दोबारा रिसाइकल किए जा सके और लंबे समय तक चलते हों। जैसे आप ये देखिए, प्लास्टिक है, आप उसका उपयोग कीजिए 10 बार 20 बार, फिर वो उसको कबाड़ी खरीद लेता है, फैक्ट्री में जाता है, रिसाइकल होकर दोबारा से बोतल बन जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच कैन बी यूज अगेन एंड कैन बी रिसाइकल। रिमेंबर दिस थिंग गाइज, कैन बी रिसाइकल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। आपने इन रिसोर्सेज को एक बार यूज़ किया और ये ख़त्म। आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और कहीं गए और तो तेल खर्च हो गया, अब आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, तो दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज का टाइप हमने ओरिजिन पे देख लिया, उनके एग्जॉस्टिबिलिटी पे देख लिया, उनके जनरल टाइप देख लिया। अब हम देखते हैं उनकी ओनरशिप के बेस पे। तो इस पे भी दो होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, एक होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। आइए देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है। अच्छा, मैं पेज नंबर भी डाल दूं ऊपर, ये पेज नंबर 3 है, तो देखते हैं। चलिए,
इंडिविजुअल रिसोर्स, द रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। वो संसाधन जो एक व्यक्ति के हैं, जैसे आप जिस घर में रहते हैं वो किसके संसाधन है, आपके, तो यानी वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए। आपके पास बाइक है तो वो आपकी है ना, तो यानी इंडिविजुअल रिसोर्स। जिन संसाधनों का सिर्फ एक मालिक हो। कम्युनिटी रिसोर्स, जिन संसाधनों पे कम्युनिटी का हक हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप का हक हो। पढ़ते हैं, द रिसोर्सेज विच कम्स अंडर मेंबर ऑफ कम्युनिटी। जैसे पब्लिक पार्क है, कोई पार्क है उसमें हर कोई जा सकता है, क्या सिर्फ वो एक आदमी का है, नहीं। मस्जिद है, मंदिर हैं, चर्च हैं, सब जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये क्या होगी, कम्युनिटी आउन्ड रिसोर्स, ये इन पे सबका अधिकार है। रोड है, इन पे सबका अधिकार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इन पे सबका अधिकार है। आइए अब उनके डेवलपमेंट के बेस पे देखते हैं। तो इस पे भी दो तरह के होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड अ पर्टिकुलर रीजन एंड आर नॉट एक्सप्लॉयटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वो संसाधन जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और जिनका अभी तक सही से उपयोग नहीं हुआ है। आप जैसे झारखंड में चले जाइए, वहाँ आपको कोयला मिलेगा, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन है, तो इसलिए वो क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स। आप कर्नाटक में चले जाइए, आपको आयरन मिलेगा। कोलार रीजन में चले जाइए, वहाँ आपको गोल्ड मिलेगा। तो ये सब क्या हैं, पोटेंशियल रिसोर्स हैं, जिनका अभी से सही से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। अब डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं, आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड, वो संसाधन जो उपयोग किए जा चुके हैं, और पोटेंशियल जो उपयोग अभी होने बाकी हैं। स्टॉक, दोज रिसोर्सेज, वो संसाधन जो सरकार के पास या किसी के भी पास अवेलेबल हैं और अभी एक्सप्लॉयट नहीं किए गए, समझ आ रहा है, उनका स्टॉक है। those resources which are available for exploitation and are called stock, and these resources are measured at particular point of time। याद रखना, स्टॉक में जब भी आप किसी चीज़ को मापोगे तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होती है, और फ्लो में क्या होता है, चीज़ें टाइम टू टाइम मेज़र होती है। अब हमारा अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी संसाधन है आप उनका इस तरह उपयोग करेंगे कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बच सके। पढ़ते हैं, एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स इन अ वे सो दे कैन बी फ्रूटफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी तो कुछ बचाना है ना हमने नेचर का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। रिसोर्सिस प्लानिंग, हमारे पास चाहे मेरे पास 5,000 रुपये हैं तो मुझे पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। इसी तरह जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उसकी प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वो लिमिटेड है, अगर हमने प्लानिंग ना करी तो वो वेस्ट नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ते हैं, रिसोर्सिस प्लानिंग इंक्लूड, इसके अंदर क्या आता है, द स्ट्रेटजी, वो तरीका और वो आइडिया जो आप यूज़ करेंगे, कब, जब आप उन रिसोर्सेज का, संसाधनों का उपयोग कर रहे होंगे, जिससे अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ताकि आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी उससे फ़ायदा उठा सके। रिजर्व्स, रिसोर्सेज विच आर सेव इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर नीड्स, जो संसाधन आज बचा लिए जाते हैं फ्यूचर की नीड के लिए, भविष्य में जो हमारी ज़रूरतें होंगी उनको हम बोलते हैं रिजर्व। जैसे मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपये हैं तो मैंने उसमें से 20,000 बचा लिए कि भाई फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, ये वो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिज़र्व। जो हमने आज बचा लिया फ्यूचर की ज़रूरत के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रिज़र्व। आइए पढ़ते हैं लैंड रिसोर्स। वी लीव ऑन लैंड, हम किस पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। एंड परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे माल बनाना, बेचना, खरीदना, प्रोडक्शन, कुछ भी, वो सब किस पे करते हैं, हम रह के धरती पे करते हैं, और धरती से ही वो हर चीज़ हमें मिलती है जिसके ज़रिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। एंड यूज़ लैंड इन डिफरेंट वेज, हम किस तरह से ज़मीन का उपयोग करते हैं, आइए देखें। फॉरेस्ट, फैलो लैंड, करंट फैलो, कल्चरल वेस्ट लैंड, नेट सोन एरिया,
लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन। फॉरेस्ट जो हमारी ज़मीन का हिस्सा पूरी दुनिया का जंगलों में है, जंगलों में तब्दील है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं। फैलो, आइए मैं इन सबको आपको एक बार बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। डाटा के ज़रिए देखते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये होते क्या हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक डाटा है 2008-9 का, जिसमें पिंक पोर्शन फॉरेस्ट को दिखा रहा है, येलो पोर्शन कल्टेबल वेस्ट लैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो, नेट सोन एरिया। ये सब मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिए 46.24% हमारे पास ऐसा एरिया है जिस सोन एरिया जिसमें हम फसलें उगाते हैं। 22.7% हमारे पास जंगल हैं। 8.6% हमारे पास क्या है, ये मेंशन नहीं हुआ बक, यहाँ इधर है, बैरेन एंड अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जो ज़मीन बंजर पड़ी है, जिस पे कोई फसल नहीं हो रही है। अच्छा, उसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, वो एरिया जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, वो 5.57% है। 3.38% कौन सा एरिया है हमारे पास, परमानेंट पोस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो ज़मीन जिस पे क्या होता है, घास उगाया जाता है जानवरों को चराने के लिए, वो 3.38% है 2008 और 9 के डाटा के हिसाब से। और 1.1% क्या है, एरिया अंडर माइसिक ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, जिसके 1.1% के अंदर क्या है, जैसे झाड़ियाँ हो गई, वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, 4.17% के अंदर हमारे पास क्या है, ये इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा चलिए, ये मैं देख के बता दूंगा कि ये क्या है। और 3.37% एरिया हमारा किस चीज़ में है, हाँ, परमानेंट पोस्टल ग्रेजिंग लैंड में ही। ये दोनों सेम हैं, थोड़ा सा बस इसका 2 बार बन गया है। तो मेनली बुक में ये डाटा दिया गया है एनसीईआरटी की। कहने का मतलब है, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो देश की या दुनिया की जो ज़मीन है, लैंड है, वो किस तरह हमने बांट रखी है, कितनी हमने एग्रीकल्चर में, कितनी ज़मीन बंजर पड़ी है, कितनी पे पेड़ पौधे हैं, कितनी अनयूज्ड है, कितनी रिज़र्व के तौर पे हैं। तो वो सारा ये डाटा है। अच्छा, ये देखिए कुछ इंडिया वेस्ट लैंड इन 2000 सन में हमारे पास वाटर एरोडेड एरिया कितना था, 56% था, जहाँ पानी था ज़मीन पे। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, जहाँ जंगल थे, वो था 28%। और ये गवर्नमेंट ने 33% का टारगेट बना रखा है कि हमें अब भारत के अंदर 33% टारगेट रखना है कि इतना हमारे पास फॉरेस्ट होगा, जितना टोटल एरिया है इंडिया का। विंड एनरोल्ड एरिया, जहाँ हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती हैं, वो है 10%। अच्छा देखिए, जहाँ हवाएं ज़्यादा तेज़ चलेंगी वहाँ सॉयल डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा, मिट्टी क्या होगी, हवा के कारण बहकर दूसरी जगह जाएगी। और ये क्या है हमारा, सेलाइन एंड एल्केलाइन लैंड, जहाँ जो जिस मिट्टी में नमक, जैसे जो समुद्र के बाढ़ आती है तो वो अपने साथ नमक का पानी या इस तरह लेके आती है ना, तो उस सेलाइन जो मिट्टी खारी होती है बोलते हैं जिसको हम, जिसमें नमक के कारण फसल उसकी फर्टिलिटी घट जाती है, वो 6% एरिया है इंडिया में। आइए देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। आवर लैंड इज़ बिकमिंग अनकैपेबल डे बाय डे टू सेटिस्फाई आवर ग्रिड बिकॉज दीज रीजन। आपको पता है हमारे पास ज़मीन है और इंसान उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जिसके कारण एक दिन क्या होगा, वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने की भी उसकी क्षमताएं घट जाएंगी। पहला, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, ज़मीन दिया, उसका हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखिए, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब उनको कहीं रहने के लिए घर तो बनाने ही पड़ेंगे। अब वो घर बनेंगे किस पे, ज़मीन पे। तो फिर जब आप घर बनाएंगे तो फिर कल्टीवेशन कहाँ करेंगे। इसीलिए आज आप शहरों में देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, सेक्टर्स काटे जा रहे हैं। इसीलिए तो कट रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। ओवर ग्रेजिंग, जानवर आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कारण हमें उनका पेट भरने के लिए घास चाहिए होगा, तो घास के लिए हमें क्या होगा, ज़मीन चाहिए होगी, उसी पर ही तो घास उगेगा। ओवर ग्रेजिंग, चरवाहा, जो मैदान ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं जानवरों के चरने के लिए, उसको ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। अच्छा, माइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोयल माइनिंग हो गया, आयरन माइनिंग हो गया, ये सब माइनिंग, खदान बोलते हैं इसको हम, जहाँ से हम खुदाई कर करके जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंसान की नीड्स ही इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमें नेचर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, अब भाई मान लो आप घर में रह रहे हो, तो घर में फर्नीचर की भी ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करेंगे,
पेड़ काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन। हमें अपनी ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस प्रकृति का हमने इतना ज़्यादा दोहन कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। आप देखिए पोल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया के अंदर एक आदमी के हिस्से में 2.3 टन आता है कार्बन एमिशन पर डे, और अमेरिका में 23 टन आता है। अब तो खैर लॉकडाउन की वजह से कम है, पर वरना देखिए हम किस हद तक जाके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं, जब कल मान लीजिए आने वाली जनरेशन के लिए हम वो वातावरण छोड़ के जाएंगे जो पोल्यूटेड है, जिसमें रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है, पानी साफ़ नहीं है, तो फिर ऐसे डेवलपमेंट का आज के दौर में फ़ायदा क्या है। तो हमें अपने आप से सिर्फ ये सवाल करना है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का उस तरह उपयोग करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बच सके। हमें पानी नहीं वेस्ट करना है, हमें ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा हो सके लगाएंगे, अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के दौर में। लैंड कंजर्वेशन पढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज फॉर लैंड कंजर्वेशन। बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ज़मीन को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी फसल जो आप उगाने जा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, मैन्यूर ये बहुत कम डालें, क्योंकि आप इन सबको डाल के ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर लेंगे, पर उससे होगा क्या, मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खोनी शुरू कर देगी, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कुछ उगा ही नहीं पाएगी। ये भी समस्या है। तो हमें जहाँ तक प्रमोशन किसको करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इवन आप हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी चाहिए। मिनिमाइजिंग ओवर ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जो जानवरों का चरवाहन हो रहा है ज़मीन पर, उसको हमें कम करना है। मेकिंग एफिशिएंट एफर्ट टू रिटेन माइनिंग, जो ज़्यादा माइनिंग हो रही है या जो संसाधन का हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उसको हमें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एफोरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने हैं। ये था पेज नंबर 4, ये था हमारा पेज नंबर 5। आइए मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी क्या होती है, जो हमारे लिए प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। जैसे फसल उगाना है तो वो मिट्टी के ज़रिए उगेगा, दैट इज़ सोयल। तो मिट्टी के टाइप्स देखते हैं। एलुवियल सोयल, दिस सोयल इज़ फाउंड इन नॉर्थन रीजन, नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया एंड वेरी फर्टाइल। ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब नॉर्थन स्टेट हैं, तो इधर ये एलुवियल सोयल पाई जाती है। एलुवियल सोयल भी दो तरह की होती है, खादर सोयल, भंगर सोयल। खादर सोयल पढ़ते हैं। खादर सोयल को न्यू एलुवियल सोयल भी बोला जाता है। द खादर सोयल आर फाउंड इन लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम ऑफ अ वैली विच आर फ्लडेड एवरी ईयर। उन एरियाओं में ये पाई जाती है जहाँ से पानी का बहाव हर साल चलता है। मतलब जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है ऊपर से, हिमालय से बहता है, तो ये हर साल रीन्यू होती रहती है। इसको हम बोलते हैं क्या, खादर सोयल। और खादर सोयल टेक्सचर में फाइन होती है, मतलब इसका कलर साफ होता है। द खादर इज़ लाइट इन कलर एंड कंपोज्ड ऑफ न्यू डिपॉजिट। मैंने बताया ना, जब पानी बहता है तो उसके जो वो अपने साथ जो नई मिट्टी को लेके आता है उससे ये बनती है खादर सोयल। भंगर सोयल, इसको हम ओल्ड एलुवियल सोयल भी बोलते हैं। द भंगर सोयल इज़ फाउंड इन हायर रिच अबाउट 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल। जहाँ बाढ़ का या इस सब का पानी इकट्ठा होता है उससे 30 मीटर ऊंचाई पर ये मिट्टी पाई जाती है। दी सोयल आर कोर्सर इन टेक्सचर, ये चमकीली टाइप होती हैं थोड़ी। द बंगर इज़ कम्पोज ऑफ लाइम नडल्स ऑफ कंकर, और इसमें छोटे छोटे कंकर भी पाए जाते हैं। एंड हैज़ अ क्ले कंपोजिशन, और क्ले मिट्टी जो हम यूज़ करते हैं वो भी इसी में से ही मिलती है, ओल्ड एलुवियल में से। अब हम अपनी पढ़ते हैं ब्लैक सोयल, आल्सो नोन एज रगूर। ये नाम याद रखना, ब्लैक सॉइल को रगूर भी कहा जाता है। और ये किस लिए अच्छी होती है, कॉटन के लिए। मेनली ये कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला में। रेड येलो सोयल, रेड सोयल डेवलप्स इन क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक। इट इज़ मेनली फाउंड इन लो रेनफॉल, ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ बारिशें कम होती है। इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का है उसके ईस्ट पार्ट में और साउथर्न पार्ट में ये पाई जाती है। मेनली कहाँ पे, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिलती है रेड सोयल। लेटराइट सोयल, इट इज़ मेनली फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरिया, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती है वहाँ पे ये मिलती है। मेघालय, केरला, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। दिस सोयल इज़ अप्रोच, और ये किस लिए अच्छी होती है, कॉफ़ी, टी और कैशू नट के लिए, काजू के लिए। एरिड सोयल,
एरिड सॉयल इज़ रेड, रेड होती है कलर में और ब्राउन होती है, सेलाइन भी होती है, थोड़ी सी जैसे होता है ना रेत टाइप, उस तरह की। इट इज़ मेनली फाउंड इन हाई टेम्परेचर एरिया, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ मिलती है। इट रिड्यूस मॉइस्चर ग्रेजुअली आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, और जब इसका इरिगेशन कर लिया जाता है इस मिट्टी का, तो उसमें से मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है। दिस सॉयल कैन बिकेम कल्टिवेटेबल, और ये कब इरिगेशन के बाद ही इसको कल्टिवेबल किया जा सकता है। और ये कहाँ मिलती है? इट इज़ मेनली फाउंड इन राजस्थान, सॉरी इट इज़ मेनली फाउंड इन कोस्ट ऑफ राजस्थान इन इंडिया। फॉरेस्ट सोयल आर मेनली फाउंड इन जम्मू कश्मीर, यूजुअली इन माउंटेन एरिया। ये मिट्टी वहाँ पे मिलती है जहाँ पहाड़ी इलाके ज़्यादा होते हैं, कि वहीं पे ही तो जंगल होते हैं ना। सोयल इरोजन, कैरिंग अवे ऑफ सोयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह ले जाना, अब कैसे जाती है? हवा के ज़रिए जाती है उड़ के, या फिर पानी के ज़रिए बहाव से चली जाती है, उसको हम सोयल इरोजन बोलते हैं। सोयल इरोजन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काटते रहेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा सोयल इरोजन होगा। और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फार्मिंग, आपको पता नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे करनी है, और मिट्टी में अपनी फर्टिलाइजर्स मैन्यूर का ज़्यादा उपयोग कर देते हैं, या पानी ज़्यादा दे देना, उससे भी सोयल इरोजन होता है। स्पीडली फ्लो वाटर, और अगर आपकी ज़मीन उस तरफ है जहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मिट्टी सोयल इरोजन होगी, क्योंकि उस मिट्टी में नमी होगी और वो पानी के साथ बह जाएगी। इसको बोलते हैं हम सोयल इरोजन के कॉजेज़। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं सोयल इरोजन को? सोयल कंजर्वेशन के ज़रिए। देयर आर सम वे थ्रू विच सोयल कैन बी प्रिजर्व। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट्री, पेड़ पौधे लगा के। काउंटर फार्मिंग, चारों तरफ बाउंड्री करके। देखा होगा आपने क्या होता है पहाड़ों पे, अधिकतर क्या होता है, जो एरिया होता है ना लैंड टाइप, उसको पार्ट्स में बांट लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर फार्मिंग। और टेरेस फार्मिंग, मतलब कि एक के ऊपर एक तरह, जैसे मान लो पहाड़ की ज़मीन ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो आधे हिस्से पे ये, फिर उसके ऊपर जैसे बिल्डिंग का टेरेस बनता है ना, इस तरह की खेती बाड़ी भी करके हम सोयल को बचा सकते हैं। तो गाइस चैप्टर फर्स्ट में तो हमारे पास इतना ही था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़। मज़े से पढ़िए, आनंद लेके पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, आसान है सब कुछ। बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे, पर हमने चैप्टर का हर मेनली टॉपिक कवर किया है, और थोड़ा बहुत जो डाटा है ना वो आप बुक से कवर अप कर लीजिएगा बीच बीच में, वो और अच्छा आपके आंसर को बनाएगा। क्योंकि मेनली बोर्ड का टीचर बच्चे से जब कुछ एक्सपेक्ट करता है आंसर में, तो वो डाटा भी एक्सपेक्ट करता है। तो आप डाटा लर्न कीजिएगा अपने उसमें नोट्स में, उसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।